हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉस्टार आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम 2015 के पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज है वो लर्न करने वाले हैं। इस साल के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये रिलेटिवली इजी है। अदर यू कैन से दैट पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है इजी की तरफ जाते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे क्यों इजी है पॉलिटी के क्वेश्चन जो है, क्योंकि एक ही सोर्स है, उससे ही आपको पढ़ना है। रिपीटेबल टॉपिक्स है, रिपीटेबल थीम्स है। एक ही टॉपिक के ऊपर बार 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 मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के ऊपर 2024 में 7 क्वेश्चंस आए थे। और इसीलिए हमारी जो नेविगेटर बैच है, प्रीलिम्स रिवीजन बैच है, 2025 की जो बैच है, उसके अंदर हम पॉलिटी से ही शुरुआत करने वाले हैं। मैं ही पॉलिटी से शुरुआत करने वाला हूँ। 13 जनवरी से वो स्टार्ट हो रही है। और आप सबको पता है, जो नेविगेटर बैच 2024 का वन ऑफ द हाईएस्ट रिजल्ट था पूरे इंडिया में। 19% या 20% रिजल्ट था। हमारे पास 103 बच्चे थे, उसमें से 19 बच्चों ने इस साल का मेंस लिखा है, 24 का मेंस लिखा है। एक्चुअली मैंने ये बैच पहले भी कंडक्ट की थी, जिसका नाम हार्ट बीट था। लेकिन उसके अंदर हमारा रिजल्ट ठीक ठाक था। अराउंड 10% है मैक्सिमम। लोग मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको पता है 10%, विच इज अगेन हाईएस्ट है। लेकिन उससे ज़्यादा 2x या 2 टाइम्स रिजल्ट बढ़ा है। उसका मेजर रीज़न है हमारे साथ दो नए अप्रोचेस ज्वाइन हुए। मतलब क्या, तुषार सर एंड गिरीश सर, उनके जो नए या इनोवेटिव अप्रोचेस है वो ऐड हुए, क्योंकि उनका भी मेंस के अंदर या प्रीलिम्स के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रांग है। तुषार सर ने लगातार 7 मेंस लिखी है, मल्टीपल टाइम्स फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया है। सिमिलरली गिरीश सर ने 6 टाइम्स लगातार प्रीलिम्स और फॉरेस्ट का कट ऑफ जो है क्लियर किया है। और उनके 2019 के अंदर प्रीलिम्स के मार्क्स थे 149। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, सी सैट की नहीं। सी सैट के भी उनके हर साल 150 से ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन जीएस के अंदर 149 148 पॉइंट समथिंग थे। तो 149 मार्क्स, और जो कि कट ऑफ से 50 मार्क्स से ज़्यादा है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग पिलर ऐड होने की वजह से हमारा रिजल्ट जो है 2x बढ़ा है। और इस साल की नेविगेटर के अंदर आईएफएस पुष्कर सर भी कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट है वो लेने वाले हैं। तो प्लीज़ जुड़िएगा हमारे साथ टू क्लियर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो शुरू करते हैं 2015 की पीवाईक्यूज। इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, रादर प्रिडिक्टेबल है। इवन 2024 में सिमिलर लाइंस के ऊपर क्वेश्चन था, या सिमिलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन था। शेड्यूल्स, जो 1 to 12 शेड्यूल्स है, मैं बच्चों को बोलता हूँ आपको रटने हैं कौन से शेड्यूल के अंदर कंटेंट क्या है, ये आपको रटना है, काइंड ऑफ रटना है। और मैं नेविगेटर के अंदर लोगों से रटवा के लेता हूँ, प्रयास करता हूँ, और उसके ऊपर भी हम मल्टीपल क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के अंदर क्या है, शेड्यूल टाइप, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, पर्पस क्या है, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल टाइप्स। और इस साल 2024 में सिमिलर लाइंस के ऊपर क्वेश्चन था। मैं बात किसकी क्वेश्चन की कर रहा हूँ, 8 शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन था, लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन। तो शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरियाज का मेंशन है, और सिक्स शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके कंटेक्स्ट में, और हर साल न्यूज में ही रहता है। इस साल लेह लद्दाख सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है या प्रोटेस्ट है, टू इंक्लूड लद्दाख इन द सिक्स शेड्यूल ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज में डिफरेंस है। रिलेटिव ऑटोनॉमी जो है ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा है, क्योंकि कल्चरल आइसोलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर 4 स्टेट। कौन से 4 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं? मैंने एक्रोनिमी तैयार किया था मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था। एटीएम स्क्वायर क्या है? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। यम और यम, मिजोरम एंड मेघालय। मणिपुर नहीं है, मणिपुर के अंदर सिक्स शेड्यूल नहीं है। तो और फिफ्थ शेड्यूल जो है, वो फिफ्थ शेड्यूल 9 स्टेट के अंदर फिफ्थ शेड्यूल का एरिया जो है एक्सटेंड किया है। वो आपको देखने हैं कौन से में, आप मिल जाएगा आपको, एक बार देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज? पूछा क्या है? फंडामेंटल, कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज पूछा है, कोर ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो क्या है? ऑब्वियसली पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन होना, जैसे कि थ्रू सोशल ऑडिट ऑफ एमजी नरेगा,
थ्रू ग्राम सभा, इसके थ्रू पीपल का टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, इसके थ्रू पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए पंचायती राज। तो ये कोर ऑब्जेक्टिव था, ऑब्वियसली ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है एक्चुअली, उसके पहले भी या दूसरे जरिया है, दूसरे माध्यम है, दूसरे मीडियम्स है, वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करती है। पार्लियामेंट भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करती है, लेकिन ये कोर इंटेंट नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑब्वियसली कोर ऑब्जेक्टिव ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियली मोबिलाइजेशन। अभी भी आप कौन सा भी पंचायत राज का बुक पढ़ोगे, सबसे मेजर इशू है पंचायत राज के अंदर फाइनेंसियस नहीं है, विद इवन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और इवन पंचायत। तो फाइनेंस के अंदर उनके वांदे लगे हैं। तो बेसिकली ये कोर ऑब्जेक्ट या फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या है आपका 1 and 3। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंश्राइंड इन इट्स। तो ये अगेन सिंपल है, डीपीएसपी। अगर आप डीपीएसपी के आर्टिकल पढ़ोगे, तो सर तो बहुत बार कहते हैं डीपीएसपी के आर्टिकल रटने चाहिए। क्यों? उसका डायरेक्ट यूज आप योर जीएस के आंसर्स और इवन इथिक्स के आंसर्स या इवन आपके ऐसे के अंदर भी यूज कर सकते हो। उसकी वर्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल वर्डिंग जो है डीपीएसपी की आपको मिलेगी नहीं। तो डायरेक्टली आप रट्टा मारो। और इवन आर्टिकल 38, मैं रट्टा मारने को बोल रहा हूँ, इधर भी आपको यूज होता है। आर्टिकल 38 भी देखोगे आप, क्या डीपीएसपी का पार्ट है, पार्ट 4 का ही पार्ट है आर्टिकल 38। तो क्या कहा? स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। डायरेक्टली मेंशन किया है वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन अभी मैं पढ़ाते नहीं बैठूंगा, आप सबको पता है वेलफेयर स्टेट का मीनिंग क्या है। तो आंसर है इसका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि फोर्थ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्ट, अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बेसिक सोशल इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब क्या है? आपके पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, रादर दे आर द लिमिटिंग राइट्स, या दे आर द लिमिटिंग प्रोविजंस ऑन द स्टेट। स्टेट को लिमिट करती है, स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए, स्टेट को कौन से रिस्ट्रिक्शन। अदर वो जो बहुत सारे क्रिटिक्स जो कहते हैं फंडामेंटल राइट जो है निगेटिव राइट्स है, स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और ये जो डीपीएसपी है पॉजिटिव राइट्स है, स्टेट को एनकरेज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश होती है आपकी डीपीएस की वजह से, डीपीएसपी की वजह से। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश होती है आपकी फंडामेंटल राइट्स की वजह से। तो फंडामेंटल राइट्स है पॉलिटिकल राइट्स, और सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करते हैं। जिसका एग्जांपल आपको आर्टिकल 39 बी एंड सी जो बात करते हैं आपके इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज विद इन द कंट्री। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द प्रोविजंस कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। नॉट एनफोर्सेबल सही है, सबको पता है। दे आर नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल मतलब अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, मतलब क्या, यूसीसी गवर्नमेंट ने नहीं लाया या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पॉसिबल रहा, तो आप उसको उसकी वजह से कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट ब्रदर। ये नॉट है उसकी वजह से करेक्ट होता है, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो आपका आंसर क्या होता है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये इनकरेक्ट है। कैन बी लार्जर देन हाफ ऑफ द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्लियरली आपको पता है 1/3 से ज्यादा होना नहीं चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है 100 है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम 33 हो सकता है। और वो तो मैं 100 का मैंने एग्जांपल दिया है। मिनिमम स्ट्रेंथ भी मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 40, विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। अगर पॉपुलेशन आपका 40 लाख से कम रहेगा तो वो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, वो एक्सेप्शन के ऊपर मत जाओ, वो याद रखने की जरूरत नहीं। हम स्टेट पीएससी नहीं दे रहे, हम यूपीएससी दे रहे हैं।
तो ये है वन थर्ड जो है वो क्राइटेरिया, वन थर्ड से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, उसका स्टेट लेजिस्लेचर वाला टॉपिक पढ़ोगे, तो उसके अंदर जब स्टेट काउंसिल शुरू होता है तो चेयरमैन के अंदर क्लियर कट मेंशन, फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्लियर कट मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, चेयरमैन इज नॉमिनेटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर ही नॉमिनेट करते। राज्यसभा वाला फंडा नहीं, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यू कैन कंपेयर, लेकिन वो फंडा इधर अप्लाई नहीं होता। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो है आपके वाइस प्रेसिडेंट, इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो फंडा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्टी गवर्नर ऐसी फंडा ही नहीं है स्टेट के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है और सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाता है, तो आंसर आपका डी दिल्ली हो जाता है। देर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इजी भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आके गए सिमिलर लाइंस के ऊपर, सिमिलर कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन बार बार आके गए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर क्यों है, चैप्टर नंबर 11 आपने लक्ष्मीकांत का पढ़ा होगा शायद, चैप्टर नंबर पार्लियामेंट्री सिस्टम नाम है, तो उसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया है, क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है, ये आपको पता ही है, 75th कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पता क्लियरली मेंशन करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, उसको रिस्पॉन्सिबल है, तो ये डी आंसर। लेकिन ये बाकी के आंसर भी आप रिफ्यूट कर सकते हैं थ्रू द योर कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ये निगेट निगेट करके भी आप ये आंसर पा सकते हो। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम रहने दो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहने दो, मतलब दोनों जगह है वो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल रह सकते हैं, और वो जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, जैसे कि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसकी सीनेट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड है, और लोअर हाउस अपर हाउस दोनों डायरेक्टली इलेक्टेड है, फिर भी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ये तो नहीं, इसकी वजह से आप निगेट कर सकते हो। पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हर बार पार्लियामेंट ही नहीं, सिर्फ आपको स्टेट लेजिस्लेचर की भी परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये कोर प्रिंसिपल नहीं है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, आंसर इज डी दिल्ली। अगेन मनी बिल, इस साल भी 2024 के अंदर भी मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन है। मनी बिल का क्वेश्चन में हर बार नेविगेटर बैच में, उसका प्रीवियस नाम हार्ट बीट था, मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को कि मनी बिल के ऊपर एक 2018 में क्वेश्चन आया था, अगर वो क्वेश्चन जो अगर सॉल्व हुआ, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ, तो तो मैं कहता हूँ उस एस्पिरेंट का प्रिपरेशन है स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन देख लेना एक बार, मैं जब 18 का डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइन के ऊपर है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो 2018 का, देख लो वो 2018 का क्वेश्चन, हम तो नेविगेटर बैच में सॉल्व करने ही वाले। मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को, अगर आया तो ऑब्वियसली मतलब उस एस्पिरेंट का प्रिपरेशन है अच्छे लाइन के ऊपर है, अभी तो पता चला है इसलिए लोग करेंगे भी सॉल्व, उस लाइन के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, ये सही है, पावर रिजेक्ट करने भी नहीं है और अमेंड भी नहीं कर सकता, ओनली राज्यसभा कैन डिस्कस दैट पर्टिकुलर मनी बिल, और वही थर्ड स्टेटमेंट है, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस कर सकती है लेकिन अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो थर्ड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, इवन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये भी सही स्टेटमेंट है, आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाता है। राज्यसभा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर क्यों वोट नहीं कर सकती, इट इज अ कंप्लीट प्रिरोगेटिव ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा का प्रिरोगेटिव क्यों है, लोकसभा के पास ही मनी की या फाइनेंशियल पावर ज्यादा क्यों है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, और पब्लिक पर्स या पब्लिक फाइनेंसेस should be with the people और डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं रहना चाहिए पब्लिक पर्स या पब्लिक फाइनेंसेस, जो डायरेक्टली इलेक्टेड है मतलब पीपल के पास रहना चाहिए, या पीपल के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास रहना चाहिए, अदर देन जो
महाराजा राजा वो टाइप हमारी सिस्टम नहीं लानी है, बेसिक फिलोसॉफी में समझा रहा हूँ। बाकी का मतलब एग्जाम्पल राजा महाराजा वाला क्यों दिया, क्योंकि वो काइंड ऑफ नॉमिनेटेड चोजन रिप्रेजेंटेटिव थे, या वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन के ऊपर मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, लेकिन आपको ये समझना है लोकसभा के पास ही फाइनेंशियल पावर क्यों है, क्योंकि पब्लिक पर्स ओनली शुड बी विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट विद द नॉन इलेक्टेड या नॉमिनेटेड या इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, अगेन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है यार, 15 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है मेंस के अंदर। लोगों को लगता है लक्ष्मीकांत सिर्फ प्री के लिए, अभी यार ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर करंट तो इवेंट है ही नहीं। लास्ट ज्वाइंट सीटिंग जो है 2002 में हुई थी, तो मेंस के अंदर 2018 में या 17 में क्वेश्चन क्यों आके गया। तो यूपीएससी आपको स्टैटिक के ऊपर भी मेंस के अंदर, प्री के अंदर तो आएंगे आएंगे, लेकिन मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे आपको। आर्टिकल नंबर 108 रटना या रटा हुआ होना चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप इंट्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, तो थोड़े से याद रहने चाहिए आपको। तो जॉइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 108, ये प्रोविजन हमने विड्रॉ की थी या इंस्पायर हुए थे हम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रख सकते हो। तो जॉइंट सिटिंग जो है 3 बार अभी तक हुई है, 3 ही बार हुई है। एक जो है 1962 में, 1962 में रिगार्डिंग डाउरी प्रोहिबिशन बिल। सेकंड जो हुई थी 1978 में, बैंकिंग कमीशन रिपील बिल जो है, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील जो बिल है 1978 में हुआ था। और थर्ड जो है 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में हुआ था। ये 3 बार जॉइंट सिटिंग जो है हुई है। तो उसके लिए आपको क्या सिंपल मेजोरिटी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नहीं हो सकती। तो ये क्या है, सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, दो प्राइम मिनिस्टर इज डिफैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। हर एक डिसीजन जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। ये सिविल सर्विस बोर्ड जो है ये ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है, तो प्राइम मिनिस्टर का कुछ रोल नहीं है। सिविल सर्विस बोर्ड का पर्पज क्या है ये समझो, तो प्रोटेक्ट द ब्यूरोक्रेसी। किधर से प्रोटेक्ट करना है, तो आर्बिट्रेरी ट्रांसफर होता है स्टेट के अंदर, चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर्बिट्रेरी ट्रांसफर करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्बिट्रेरी ट्रांसफर न हो, या जो सिविल सर्विस के ग्रीवेंसेस है वो सॉल्व करने के लिए ये सिविल सर्विस बोर्ड जो है एस्टेब्लिश किया है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देने के लिए हुआ। अल्टीमेट पावर तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर उसके पास ही होती है, लेकिन एटलीस्ट उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व हो और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले, इसलिए सिविल सर्विस बोर्ड ये जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हेड करते हैं। अभी तक शायद 20 स्टेट ने ये एस्टेब्लिश किया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ साल पहले कोई केस भी आई थी, उसकी वजह से ये क्वेश्चन आया था शायद, मे बी मुझे लगता है। तो कोई केस आई थी रिगार्डिंग all state still has had not established the this particular civil service board। 20 या 21 स्टेट ने अभी तक ये एस्टेब्लिश किया है। तो ये देख लेना, फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाता है आपका नाइदर वन नॉर टू। With reference to Union government, consider the following statement. Department of Revenue is responsible for the preparation of Union budget is presented to the Parliament, which is presented to the Parliament. नहीं, Department of Revenue, Department of Economic Affairs, सबको पता है। ये आपने इकोनॉमिक सर्वे अगर स्कैन भी किया हो, पूरा रखने की जरूरत नहीं, पूरा देखने की। मैंने वो मिस्टेक की है हर साल। इकोनॉमिक सर्वे हम देखते थे पढ़ते थे, लेकिन जरूरत नहीं। इकोनॉमिक समरी आती है स्टैंडर्ड, कौन से भी कोचिंग क्लास की समरी आएगी या मैगजीन में आ जाएगी, वो देख लेना, आपका काम तमाम हो जाता है। वो हम इंटेलेक्चुअल डिबेट करने के लिए नहीं बैठे, हम एग्जाम निकालने के लिए बैठे हैं। तो वो सिर्फ समरी देखोगे, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो उसके ऊपर फॉरेन अफेयर्स के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आके गया था। तो ये इनकरेक्ट है। डिपार्टमेंट कौन से हैं हम देखेंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स का क्या पर्पस है, या दीपम डिपार्टमेंट है, या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसका पर्पस क्या है, अगले साइड में देखने वाले। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट यूटिलाइजेशन, सॉरी विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, कॉमन सेंस वाला, लॉजिक वाला है, तो सही है स्टेटमेंट।
ऑल डिस्बर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। अब ये पब्लिक अकाउंट के बारे में पूछ रहा है, तो पब्लिक अकाउंट में से जो डिस्बर्समेंट होती है उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं। कंसोलिडेट फंड वाला पब्लिक अकाउंट क्या है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टाइप है, क्रेडिट डेबिट टाइप है। तो जो इंश्योरेंस वाला पैसा आता है, किसान विकास पत्र या इंदिरा विकास पत्र या बाकी की जो इन्वेस्टमेंट आती है तो वापस देना पड़ेगा हर साल। जो इन्वेस्टमेंट आती है कुछ साल बाद उसका रिटर्न भी वापस देना पड़ेगा। तो उसके लिए पार्लियामेंट की, लोगों का ही पैसा है, लोगों को ही वापस दे रहे हैं, तो उसको लिए पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकंड जो है सही है, फर्स्ट है इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका बन जाता है सी, ओनली सेकंड इज करेक्ट। अभी ये मैं जो बोल रहा था आपको, इकोनॉमिक ऑफ सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंदर अलग अलग डिवीजन है, एक बजट डिवीजन है, एक इकोनॉमिक डिवीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन है, एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है। तो उसका बेसिक पर्पस क्या रहता है, फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है, जो ब्रॉडर पैरामीटर्स है उसको भी मॉनिटर करना, उसको भी मैनेज करना, इन्फ्लेशन रहेगा, जीडीपी रहेगा, फिस्कल डेफिसिट रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इकोनॉमिक अफेयर्स के पास है। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी उनका ही एजेंडा है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर आपको सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी ये आते हैं। उसका पर्पस क्या है, ऑब्वियसली टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज जो है फॉर्म करना, फॉर्मुलेट करना, टैक्स रिविजन, ब्लैक मनी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, उसके रिलेटेड जो एजेंसीज है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करती है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज जो है वो ये डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको वो क्या करता है, जैसे कि जनधन योजना है वो इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया था, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उन्होंने किया था। और जो आरबीआई से भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज करते हैं। इनके बेसिक कोर एरिया, फोकस एरिया कौन से, बैंकिंग रिफॉर्म्स, क्रेडिट फ्लो एंड डेब्ट रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस एंड पेंशन पॉलिसी जो है वो भी ये ही डिपार्टमेंट फोकस करता है या कोऑर्डिनेट करता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट की एसेट है जैसे कि आपके पीएसयूज है उसको मैनेज करने का काम, उसको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है उसका भी काम कौन करता है, ये डीपम डिपार्टमेंट जो है वो करता है। एक बार इकोनॉमी आप पढ़ लेना, मुन्ना सर के नोट्स के अंदर भी अच्छे से दिया है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ मुन्ना सर के नोट्स ही पढ़ो, उससे अच्छा से आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट है, अगेन ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मेरा गलत हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2015 का। इस टाइप के क्वेश्चन गलत मतलब हुए थे, बहुत इजी, मुझे रिग्रेट होता है, लेकिन मैं कंपेटिबली मैंने उस साल प्रीलिम्स क्लियर किया था। 135 स्कोर था जो कि मेरा हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है, क्योंकि कट ऑफ से मैं 30 मार्क्स से ज्यादा हूँ। मुझे 2016 में 136 आया था, लेकिन वो कट ऑफ से मैं सिर्फ 20 मार्क्स हायर हूँ। लेकिन 15 में फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा स्कोर आया था, ऑफिशियल कट स्कोर आया था 135, जो कि ऑफिशियल कट ऑफ था 105। तो 30 मार्क्स से मैं ज्यादा था। और जो कि मैंने इस साल के इस टाइप के जो क्वेश्चन है गलत किए थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और गलत क्यों किया था, ओवर थिंकिंग की वजह से, जो आपको नहीं करना है। देखते हैं हम, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या किया, मैंने तो लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर एक्ट है वो भी बहुत बार पढ़े हैं, या आर्टिकल्स जो है बहुत बार पढ़े। इसकी वजह से क्या है, मैंने ओवर थिंक किया। पहले टाइम मैंने लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा था, उसका लॉजिक क्या था, मैंने प्रेसिडेंट की ओथ पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत के अंदर भी दी है और बेयर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 60 के अंदर दी है। तो क्या है, ये पूरी ओथ देखो, और ये पर्टिकुलरली ये मैं थोड़ा सा आगे वाला पढ़ता हूँ। आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वर्डिंग के ऊपर मैं फंस गया था, ट्रैप में अटक गया था मैं। मुझे लगा यही ऑब्वियसली प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, इसलिए कस्टोडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इनकरेक्ट ऑब्वियसली। कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन, रियल कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्विजन किया था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आंसर है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, डी दिल्ली। लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा गलत हो गया था, जो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड अंडर द
फंडामेंटल अगेन बहुत ही सिंपल है, फंडामेंटल जो चीजें आपको रटनी है, जो आपको मेंस में भी काम आएगी और इस टाइप के जो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन है उसके अंदर भी काम आएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ नेक्स्ट टॉपिक।